बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स न्यू बुक का चैप्टर 9 स्टार्ट किया है और उसमें आज हम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज के। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ मूविंग कंडक्टर लाइक एन एरोप्लेन एक्वायर चार्ज एज इट फ्लाइज थ्रू द एयर, डिस्क्राइब ब्रीफली। कि कोई भी कंडक्टर, अब जो एरोप्लेन है वो भी कंडक्टर का बना होता है, मेटल फ्रेम ही होता है। जब वो फ्लाई करता है एयर के अंदर तो वो चार्ज क्यों एक्यूमुलेट करता है, इसको एक्सप्लेन करें। अब आपको पता है कि एरोप्लेन एक कंडक्टर का बना होता है और वो जो कंडक्टर है वो हमारे पास एलुमिनियम है। अब एलुमिनियम जब एयर के अंदर से ये मेटल गुजरती है या एरोप्लेन गुजरता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। अब चार्ज किस वजह से होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। और फ्रिक्शन आपको पता है रगड़ होती है। रगड़ किसके दरमियान होगी, एक हवा के और दूसरी चीज़ है एयर मॉलिक्यूल्स के और एरोप्लेन के, या हम वो उसमें मेटल की बात कर सकते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स और मेटल के दरमियान जब भी रगड़ होती है, रगड़ की वजह से फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से हम कहते हैं कि ये चार्ज एक्वायर कर रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस है एयर मॉलिक्यूल्स और एरोप्लेन के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्वायरेशन का, इसको हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन वी कैन से दैट इट एक्वायर्स द चार्ज। अब ये क्या हो सकता है कि ये जो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रिक्शन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बिटवीन द प्लेन एंड द एयर। और हम ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज एक प्लेन पर भी जो कंसिडर किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ भी प्रोड्यूस होती है, वो किस लिए होती है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। लेकिन ये सारे के एक्स्ट्रा रीज़न हैं जो मैंने आपको बताई है, वो बेसिक रीज़न ये थे जो मैंने आपको एक फ़्लो चार्ट की मदद से ईजिली समझाने की कोशिश की है। ये स्टूडेंट्स जस्ट मैं आपको एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जो समझाने की सेंस तक ठीक है। लेकिन जब आप इसे राइट डाउन करेंगे तो आप इसमें से मेन पॉइंट्स को अगर मार्कर से लिख दें तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एंड पे जहाँ से मैं आपको इसके आंसर्स के लिए जो रेफ़र कर रही हूँ वो भी मैं आपको एंड पे उसकी भी स्नैप शेयर कर दूँगी। तो सेकंड है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशंस हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स होती है जो किसी भी यूनिट चार्ज पर या यूनिट चार्ज उसको एक्सपीरियंस करता है। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज एंड दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, ये इक्वल है, ये फॉर्मूले से पता चल जाता है, ये इक्वल है वर्क डन इक्वल टू that is required in bringing the unit positive charge from some point to a specific point of the field in an equilibrium। जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो आप इसमें कोई चार्ज रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली इधर मूव करेगा। लेकिन हम इस पर ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं कि हम इसे उस पॉइंट से जिसका हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पॉइंट से इसके करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो वर्क है जो हम किसी भी चार्ज के ऊपर कर रहे हैं कि हम उसको फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएं, जबकि फील्ड हमारे पास एक इक्विलिब्रियम के स्टेज में हो, जितने इधर पॉजिटिव है उतना इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके बाद थर्ड है, अ बैटरी इज़ रेटेड एट 100 एम्पेयर और हाउ मच चार्ज कैन दिस बैटरी सप्लाई। तो चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास है Q इज़ इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई T। और यहाँ पर रेटेड का मतलब है कि हमारे पास उस चीज़ को हम टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। तो हम करंट के लिए 100 एम्पेयर का इस्तेमाल करेंगे और टाइम हमारे पास 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड्स होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3600 आता है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है 36,000 कूलम। या हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करें तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 कूलम भी लिख सकते हैं। 9.4 है, इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी, इन दोनों में से किसका यूनिट है। तो ये एनर्जी का यूनिट है। और कैसे है, आपने इसको पढ़ा होगा कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होता है E डेल्टा V के, जहाँ पर E की जगह
हम पुट करवाते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं वो हमारे पास 1 वोल्ट होता है। जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अगेन यही आंसर आता है, और आप कहते हैं कि ये जो हमारे पास यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। 9.5 देखें, अ कॉपर वायर of length L has resistance R. It is stretched to double of its length. What will be the resistance of the new length of the wire? कि एक कॉपर वायर की लेंथ जिसकी लेंथ L है उसकी रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला राइट डाउन करें, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। फिर आप डायरेक्टली का साइन ख़त्म करके रो L ओवर A लगाते हैं, और फिर आपने क्या कहा है, इट इज़ स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी इसकी लेंथ जितनी पहले थी उसकी निस्बत डबल हो जाती है। अब बाज़ बुक्स में यहाँ पर लेंथ को डबल करने के साथ उन्होंने एरिया को भी हाफ किया, लेकिन क्योंकि 9.5 की मेरी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसी कोई चेंजिंग नहीं की गई, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ को ही एड्रेस करूँगी। तो लेंथ हमारे पास 2L है, यहाँ पर R इज़ इक्वल्स टू रो, L की जगह हम 2L लगाएंगे डिवाइडेड बाय A। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस में एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि 2 है। अगर आप इस 2 को सेपरेट कर लें और फिर देखें कि आपके पास रेजिस्टेंस क्या आती है, R इज़ इक्वल्स टू 2 सेपरेट कर लें रो L ओवर A, और ये जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R जो हमारे पास न्यू आया है, न्यू के लिए डैश का इस्तेमाल कर लें, 2R के इक्वल है। सो द रेजिस्टेंस विल बिकम द डबल ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिखेंगे when we double the length of the copper wire and it becomes 2L, then the resistance will become 2 या will become double of the original value या of the original resistance। तो ये रिज़ल्ट आप साथ लाजमी मेंशन करें। आगे 9.6 है, what does the resistance of the conductor rise with increase in temperature, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं रेजिस्टेंस कंडक्टर की ज़्यादा क्यों होती है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होती है, और वो रुकावट क्यों होती है, मटेरियल या जो भी गैस या कोई भी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके रेजिस्टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके एटम्स के दरमियान कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर देते हैं और उस सब्सटेंस को टेम्परेचर उसका पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाता है, तो उनके दरमियान कोलिजन भी ज़्यादा होगी। कोलिजन ज़्यादा होने का मतलब है कि उनके दरमियान वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी इसका इंक्रीज़ कर जाता है। जब उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी राइज करता है तो हम कहते हैं कि पहले की निस्बत अब कोलिजन का टारगेट भी मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा फ्रीली कोलाइड करेंगे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। तो हम टेम्परेचर के साथ एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन के बड़े एक टारगेट को अचीव करने के लिए ज़्यादा कोलिजन की वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास 9.7 इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वाट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट एंड 220 वोल्ट बल्ब। तो उन्होंने 2 डाटा दिए हैं, मतलब एक पावर है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और हमने इसमें से रेजिस्टेंस को निकालना है और फिर बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास आपने पावर को मेजर फाइंड आउट करना हो और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, पावर आपको गिवन है और वो है 500 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वाट। फिर दूसरे बल्ब का दिया हुआ है जिसकी पावर है 100 वाट और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगेन 220 वाट है, और आपको निकालनी है रेजिस्टेंस और फिर कंपेयर करना है दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को कौन सी ज़्यादा है। पी, वी और आर तीनों टर्म्स इस फॉर्मूले में इस्तेमाल होती हैं, वो हमारे पास फॉर्मूला है पावर का, P इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और ये कैसे ड्राइव किया गया, इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताई थी कि P इज़ इक्वल्स टू आई वी है। आप I की जगह ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू पुट करवा सकते हैं जो कि V डिवाइडेड बाय आर आती है। P इज़ इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर, V मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आता है। तो आप यही इसी को यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पर P इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर है, लेकिन आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को इधर ले जाएं, पावर को इधर ले आएँ। R इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P।
अब इस फॉर्मूले को कैसे पुट करेंगे, R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, V1 एंड P1। यहाँ पर लिखेंगे तो R2, V2 एंड P2। V1 स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर, P1 यानी कि 550, इसका स्क्वायर लें और डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 96.8 ओम। अब दूसरे को कैलकुलेट करते हैं, V2 का स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लें और उससे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 484 ओम। तो आप कंपेयर करें कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि 100 वाट के बल्ब वाली जो रेजिस्टेंस आई है वो 550 वाट के बल्ब वाली रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। सो R2 इज़ ग्रेटर देन R1, so we can say that the light bulb having the power 100 watt have high resistance than the filament that has the power 550 watt and which has a resistance 96.8 ohm। इसके बाद हमारे पास 9.8 why does resistance of a thermistor changes as temperature increases, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में चेंज कैसे आता है और क्यों आता है। जैसे रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होता है। हम कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस क्यों कम होती है, उसकी रीज़न ये है कि जो थर्मिस्टर्स हैं वो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं विच इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स एंड हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट उसी चीज़ का होता है जिसके टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस कम हो। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर में इजाफा रेजिस्टेंस में भी इजाफा कर देता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनके दरमियान एक इन्वर्स रिलेशन है सो वी कैन से दैट द सेमीकंडक्टर्स हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जब टेम्परेचर में राइज आता है चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं। जब चार्ज कैरियर जिसकी वजह से करंट ने बहना है वो इंक्रीज़ हुए हैं तो मटेरियल की कंडक्टिविटी भी राइज कर जाती है। जब मटेरियल की कंडक्टिविटी राइज होती है तो हम कहते हैं कि इस चीज़ की रेजिस्टेंस में कमी आई है और इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं थर्मिस्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉर टेम्परेचर सेंसिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ देयर दिस प्रॉपर्टी एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट 9.9 में पूछा गया है कि फैराडे केज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। तो फैराडे केज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी ऐसा मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी बॉडी कंडक्टिंग हो और वो करंट को गुजरने की इजाज़त दे। अब बॉडी ऑफ कार्स है वो भी इस सेंस में इस्तेमाल हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि कार्स की बॉडी स्टील की बनी होती हैं और कार के अंदर जो भी इंसान बैठा है और वो थंडरस्टॉर्म को फेस कर रहा है। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने इस चीज़ को बड़ा डिटेल डिस्कस किया था। तो जब भी कोई थंडरस्टॉर्म या हैवी रेन इस किस्म का सिनेरियो बनता है और हमारी कार के ऊपर बिजली गिरती है तो उसके अंदर मौजूद बॉडीज़ वो वैसे ही सेफ़ रहती हैं और जो मेटल का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ड्यूरिंग दैट थंडरस्टॉर्म वो बाहर से इफ़ेक्ट होता है और वो उसके ऊपर बिजली गिरने के बाद फौरी वो ग्राउंड हो जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उसके ऊपर गिर रहा है या थंडरस्टॉर्म के अंदर वो गाड़ी मौजूद है और उसके ऊपर बिजली पड़ते हुए कोई आदमी कार से बाहर निकलता है तो उसका सर्किट तोड़ने की वजह से उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं और स्पेसिफिकली वो पैसेंजर जो बाहर निकला है वो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा कोई भी मेटल बॉडी जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है वो भी हम ले सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ फैराडे केज, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग होती है और इसके भी जिस तरह माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं वो भी फैराडे केज के तौर पर एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये माइक्रोवेव्स को बाहर जाने से और एक्सपैंड करने से इन्वायरमेंट से रोकता है। तो मेटल बॉडी जिसके अंदर हम माइक्रोवेव ओवन ले सकते हैं दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फैराडे केज। तो थर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल फ्रेम, जिस तरह मेटल फ्रेम एरोप्लेन का होता है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। जो मेटल फ्रेम है मेटल वो कौन सी इस्तेमाल होती है, एल्युमिनियम, वो भी फैराडे केज के तौर पे एक्ट कर सकता है। जब भी लाइटनिंग होगी एरोप्लेन के ऊपर आके गिरेगी तो इलेक्ट्रिसिटी उसके पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो पैसेंजर्स को और वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर मौजूद हैं उसको सेफ रखने के लिए हेल्प करेगी।
इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप फ्राइडे केज का मेरा टॉपिक देखें, और उसमें जो बिल्कुल लास्ट पे यही 3 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया गया और बहुत थोरोली इसको एक्सप्लेन किया गया। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।